नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 22 का अग्निपथ में आज हम आपको दिखाएंगे कानपुर में बीजेपी की हुंकार। हम आपको बताएंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती कैसे 2007 की तर्ज पर सत्ता में वापसी करना चाहती हैं। हम दिखाएंगे कैसा होगा जेवर एयरपोर्ट। तो बीजेपी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ सम्मेलन और पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र सर्वोपरि है। वहीं मिशन यूपी में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ सम्मेलन और पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति नहीं राष्ट्र सर्वोपरि है। जब कोरोना में पूरी दुनिया परेशान थी, लोग जान बचाने की कोशिश में लगे थे, तब बीजेपी का कार्यकर्ता जान की परवाह किए बगैर मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा था। इससे पहले जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा नामदेव गुरुद्वारे पर मत्था भी टेका था। सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से चला आ रहा राम मंदिर का मामला, उसको न्यायालय के सम्मुख उनके फैसले के माध्यम से और शिलान्यास करके प्रधानमंत्री जी ने अब एक भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान रखना। काम करने वाली सरकारें कैसी होती हैं, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि चाहे वो हमारे गरीब लोगों की योजना के लिए काम करने वाली योजनाएं हों, चाहे अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात हो, इसको पूरा करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की और योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया है। इसको हमको ध्यान में रखना है। किसान आंदोलन की बात करते हैं और किसान के बारे में बात करते हैं। मित्रों, बहुत से किसान के लिए किया काम मोदी जी के बराबर का किसी किसान नेता ने नहीं किया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। 2014 में 20,000 का बजट होता था, 20,000 करोड़ का बजट। आज 1,23,000 करोड़ का किसान का बजट है एग्रीकल्चर। सम्मेलन में पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए भारत ने दुनिया में सबसे अच्छा प्रबंधन किया। अब तक देश में 112 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस व्यक्ति को चेतावनी देना चाहता हूं जो सिटीजनशिप एक्ट संशोधन के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। जनता जानती है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। और आज प्रदेश में जनता इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ चुकी है कि हमें विकास और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है।
वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिन्नावादी पार्टी हो गई है, इसलिए अखिलेश यादव का नाम श्री अखिलेश अली जिन्ना रख दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सामने बैठा हुआ कार्यकर्ता कल को मंच पर प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां पर आपको आगे बढ़ने के लिए एक परिवार में पैदा होना पड़ता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं, पथ के पथिक को रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। पार्टी को मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है। हम सौभाग्यशाली हैं कि बीजेपी के इस भव्य कार्यालय को देख रहे हैं। और यही तो हमें कह के जाना है। भाइयों बहनों, प्रदेश में 2017 के पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा, वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी, सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। आजादी के बाद मूल्यों और आदर्शों और भारत के प्रति सर्वस्व समर्पण करने वाला कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा की प्रेरणा से ही ऐसा संभव हुआ। दूसरे दलों के लोग घरों में बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है। जब कोरोना में दुनिया परेशान थी, लोग जान बचाने की कोशिश में लगे थे, तब बीजेपी के कार्यकर्ता जान की परवाह किए बगैर मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा था। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे। साल 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी अपने द्वारा किए गए कार्य को अब भुनाना चाहती है और बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। इससे एक बात साफ है, बीजेपी उत्तर प्रदेश को किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सभी सुरक्षित सीटों पर अपनी निगाह लगा दी है। उन्होंने सभी सुरक्षित सीटों के बसपा विधानसभा अध्यक्षों के लिए बैठक के लिए उनको बुलाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने 2007 से लेकर 2012 तक सत्ता में रहने के दौरान जो विकास कार्य किए उनका प्रचार करके ही हम जनता से इस बार समर्थन मांगेंगे। साल 2022 में विधानसभा चुनाव है। सभी सियासी पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई हैं। ऐसे में बीएसपी भी साल 2007 का इतिहास दोहराना चाहती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि चुनाव की तैयारियों में वो पूरे जोर शोर और उत्साह के साथ जुट जाएं। बसपा 2007 के चुनाव की तरह 2022 में भी परिणाम देगी। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी साल 2007 से 2012 के दौरान सत्ता में रहते हुए जो विकास कार्य किए हैं उनका प्रचार करके ही जनता से समर्थन मांगेंगे। कुल मिलाकर 84 एससी के लिए हैं और 2 एसटी के लिए हैं। टोटल 86 जो रिजर्व विधानसभा की सीटें हैं। तो आज मैंने इसी क्रम में तो 86 विधानसभा की
जो सीटें उनके विधानसभा अध्यक्ष को आज इधर बुलाया है। और आज मैं कैडर के बारे में और कमेटी के जो सुरक्षित सीटों पे जो पदाधिकारी हैं वो बराबर क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रगति रिपोर्ट है, तो उसका रिव्यू करने के लिए खासकर मैंने आज सुरक्षित विधानसभा के जो पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको बुलाया है। मैं मीडिया बंधुओं को ये कहना चाहती हूँ कि आज बीएसपी प्रदेश कार्यालय लखनऊ में यूपी की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों के बीएसपी के केवल विधानसभा अध्यक्षों की ये अति महत्वपूर्ण व जरूरी बैठक बुलाई गई है। मायावती ने कहा कि उन्होंने कांसीराम की पुण्यतिथि पर पार्टी पदाधिकारियों से कहा था कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ कमेटियों की समीक्षा करें। इसी के मद्देनजर सभी विधानसभा अध्यक्षों को बुलाया गया। सभी सुरक्षित 84 सीटों के विधानसभा अध्यक्षों को बुलाकर उन्हें चुनावी मैदान में जुटने के लिए कहा गया था। मायावती ने कहा कि वे सभी अपने क्षेत्र में उसी तरह से तैयारियां करेंगे जिस तरह से साल 2007 में की थी। उन्होंने कहा कि वो इन सभी सीटों पर तैयारियों की खुद समीक्षा करेंगी। साथ ही पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन सभी सीटों पर ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए समीक्षा करें और एक नया समीकरण तैयार करें। कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में दूसरी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और इसके बिना ही यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में बनी सरकार ने प्रदेश के विकास व आम जनहित में असंख्य ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और पूर्ववर्ती सरकार सपा पर जमकर हल्ला बोला। मायावती ने कहा कि कृषि कानून की वापसी पर जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले को ज्यादा नहीं लटकाना चाहिए था। जी हां, अब बसपा 86 सुरक्षित सीटों पर विशेष जोर उसका रहेगा। 403 विधानसभा सीटों के हर गांव, हर शहर में आम लोगों के बीच बसपा पहुंचना चाहती है ताकि साल 2007 में किए गए कार्यों को बताया जा सके। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार में जो काम हुआ है सपा और बीजेपी अपना काम बता रही हैं। 2022 में यूपी केरल जीतने के लिए सारी सियासी दलों ने अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाना चालू कर दिया है। बसपा ने 86 खास उन सीटों पे फोकस किया है जो सीटें रिजर्व सीटें हैं। वहां पे ब्राह्मण समुदाय को जोड़ने के लिए सतीश मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है। मायावती को भरोसा है कि 2022 में वही सफलता मिलेगी जो 2007 में उन सीटों पे मिली थी। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में है। खैर 22 के अग्निपथ में कोई किसी से अपने को कम नहीं आंक रहा है। ऐसे में बीएसपी साल 2007 के तर्ज पर ताल ठोक रही है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीएसपी पर जनता कितना विश्वास करती है। क्या जनता साल 2007 से 2012 तक में बीएसपी के शासनकाल में कितना खुश रही है, कितना नाराज रही है, वो तो चुनाव नजदीक आने और चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले सभी सियासी पार्टियां जोर लगा रही हैं। इंडिया न्यूज के लिए रजनीश पांडे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेबर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश और साथ ही 25 नवंबर को पीएम मोदी इसके आधारशिला रखेंगे। जेबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव किस तरीके से रखी जाएगी, कैसा ये बन रहा है, क्या कुछ इसमें खास रहेगा, कितना इसका खर्चा आएगा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश विकास के राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश को एक और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। जी हां, 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट की नींव रखी जाएगी।
ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे। इनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शामिल हैं। दिल्ली और जेवर के अलावा तीसरा एयरपोर्ट गाजियाबाद का हिंडन है, जहां से घरेलू उड़ान संचालित होती है। हम आपको बताएंगे जेवर एयरपोर्ट की खासियत। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। पहली फ्लाइट यहाँ से सितंबर 2024 में उड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट बन जाने से दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक लोड भी कम हो जाएगा। उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक रोज करीब 35,000 यात्री दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की ओर शिफ्ट किए जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर की दूरी करीब 70 किलोमीटर है, जबकि हिंडन से दिल्ली एयरपोर्ट की दूरी की अगर बात करें तो ये दूरी 65 किलोमीटर है। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर साल भर में 6.5 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं। अगले 5 साल में ये संख्या बढ़कर करीब 10 करोड़ हो जाने की आशंका है। नागरिक विमानन मंत्रालय कह चुका है कि दिल्ली के एयर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए साल 2040 तक यहाँ पर 3 एयरपोर्ट होने चाहिए। ऐसे में दिल्ली से 72 किलोमीटर दूर जेवर कस्बे में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के एयर ट्रैफिक को कम करने में मददगार और मील का पत्थर साबित होगा। जेवर एयरपोर्ट 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। हालांकि पहले चरण में इसका निर्माण 1,334 हेक्टेयर जमीन पर होगा। फर्स्ट फेज में यहाँ 2 यात्री टर्मिनल और 2 रनवे बनाए जाएंगे। बाद में यहाँ कुल 5 रनवे बनेंगे। एयर ट्रैफिक बढ़ने पर इससे अधिक रनवे बनाए जा सकते हैं। इस हवाई अड्डे की क्षमता फिलहाल सालाना 9 करोड़ यात्रियों की बताई जा रही है, जिसके चलते साल 2050 तक 20 करोड़ होने की अनुमान जताई जा रही है। जेवर एयरपोर्ट पर पहले साल 40 लाख यात्रियों की आवाजाही का अनुमान जताया जा रहा है। पहले साल करीब 40 लाख यात्रियों की आवाजाही रहेगी। वहीं अगर साल 2025 और साल 2026 की बात करें तो यात्रियों की संख्या 70 लाख तक हो सकती है। साल दर साल संख्या दोगुने के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। साल 2044 तक यात्रियों की संख्या करीब 8 करोड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा दूसरा, बेंगलुरु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरा स्थान पर है। लेकिन अब क्षेत्रफल के नजरिए से उत्तर प्रदेश का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी अहमियत रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा पहुंचेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जान लेना चाहते हैं क्या किसी तरह से कोई सुरक्षा व्यवस्था में चूक न हो, हर व्यवस्था चाक चौबंद हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो फिलहाल 22 का अग्निपथ में आज मेरे साथ बस इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।